Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 2nd of March 2022. 2 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एक एक चीज़ का। स्टार्ट करने से पहले जो पहला पेज हिंदू ने दिया है वो यूक्रेनियन क्राइसिस पे दिया है। तो आप सबको पता है कि कल एक ब्लिट्स अटैक किया था रशिया ने। मतलब कि ब्लिट्स अटैक का मतलब होता है बहुत कम समय बहुत ज़्यादा जल्दी कोई अटैक होता है। जैसे कि आपने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक नाम सुना होगा, ब्लिट्स क्रीक का नाम सुना होगा, है ना। ये नाम सुना होगा, ब्लिट्स क्रीक करके नाम था। ये जर्मनी का एक बहुत ही फास्ट पेस्ड अटैक था जो कि उन्होंने किया था। तो इस तरीके से ब्लिट्स अटैक का जो टर्म है, ब्लिट्स नाम का जो टर्म है, वो उसी से आया है ना। बहुत कम समय बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक होता है। और ये जो रीज़न था खारकीव वाला रीज़न था। तो थोड़ा मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी लोकेशंस हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये डिस्प्यूटेड और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली लोकेशन है। तो थोड़ा समय देना यहाँ पे बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दिस इज़ द यूक्रेन वाला पोर्शन, दिस इज़ द मेजर यूक्रेन कंट्री, है ना। यहाँ पे ये कीव का रीजन आपको दिख रहा है, कीव का रीजन दिख रहा है। देन यहाँ पे आपको दिस इज योर दोनेत्स्क पार्ट, दिस इज द दोनेत्स्क पार्ट, दिस इज द लुहांस्क पार्ट, है ना। और इन दोनों को जोड़ देने तो क्या बनता है, डोनबास रीजन। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इन दोनों को जोड़ने से बनता है डोनबास रीजन बनता है। और दिस इज द खारकीव वाला पोर्शन, ये है खारकीव, ये आपको दिख रहा है, ये रीजन खारकीव का रीजन है। तो जैसे थोड़ा सा ये भी समझ लो, जैसे यूपीएससी आपसे कहीं अगर नॉर्थ टू साउथ पूछ लिया, जैसे मान लो जैसे ये रीजन है, सूमी का रीजन है, ये है ओख्तायरका का रीजन, ओख्तायरका, और तीसरा ये खारकीव, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज है, ठीक है ना। ऐसे पूछ सकता है। या फिर वहाँ खेरसन कीव और यहाँ पे खारकीव है, इनको पूछ सकते हैं कि इसका अरेंज करो, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। यहाँ ऊपर समझ लो जैसे कि कहाँ पे लुहांस्क है, कहाँ पे दोनेत्स्क है, कौन सी जगह पे। तो ये थोड़ी सी जगह देख के रखना आप लोग, है ना। और ये जैसे मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था 2014 में, 2014 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट का नाम आता है। तो मिन्स्क जानते हो कहाँ पर है, मिन्स्क आपका बेलारूस में है। ये भी याद रखें कि मिन्स्क आपका बेलारूस में है बेसिकली। और इस बार बेलारूस का भी यूज़ किया गया था, बेलारूसियन टेरिटरी का भी यूज़ किया गया था इन ऑर्डर टू रीच दैट पार्ट, है ना। जो आपका अटैक हुआ है यूक्रेन के अंतर्गत, उसके लिए बेलारूस का भी पार्ट की यूज़ किया गया था। तो इसलिए पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेनियन बॉर्डर कहाँ कहाँ है, तो जैसे यूक्रेन के साथ बेलारूस का बॉर्डर आपने देख लिया, पोलैंड का बॉर्डर आपने देख लिया, स्लोवाकिया का बॉर्डर आपने देख लिया, इधर रोमानिया का बॉर्डर आपने देख लिया, मोल्डोवा का बॉर्डर आपने देख लिया, दिस इज़ द मोल्डोवा बॉर्डर। आप ना ये आपने मोल्डोवा का बॉर्डर भी देखा है। तो इस तरीके से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रशिया ऑब्वियस सी बात है, रशिया आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये बॉर्डर्स भी याद रखना। एंड जो कंट्रीज़ मैंने बताई, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको यूक्रेन का दिख रहा है, पोलैंड के साथ, इधर बेलारूस के साथ, स्लोवाकिया के साथ, हंगरी, यहाँ पे हंगरी छूट गई है, तो ये हंगरी भी याद रखेगा। तो ऊपर हमने देखा बेलारूस, फिर हमने देखा पोलैंड, फिर हमने देखा स्लोवाकिया, फिर हमने देखा हंगरी, फिर हमने देखा रोमानिया, फिर हमने देखा मोल्डोवा, फिर हमने देखा रशिया, फाइनली यहाँ पे आपका रशिया। तो ये कंट्रीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कहाँ कहाँ है। और जो रीजन्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं रशिया ने, वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ना। ये वाला जो रीजन है ना, चेरनीहिव करके जो रीजन है, ये चेरनीहिव का रीजन है, इधर ये कर लिया है। अब खारकीव में कल ब्लिट्ज अटैक किया गया इनके द्वारा, है ना। ये खेरसन नाम की जगह है जिसको रशियन ट्रूप्स ने सराउंड कर लिया। ये कीव है, दिस इज द कीव, कैपिटल रीजन कीव का, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं सारी चीज़ें। और ये जगह है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछ लेगा यूपीएससी, भरोसा नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसके जो रीजन्स है मेजरली, यानी कि दोनेत्स्क रीजन, लुहांस्क रीजन, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि मिन्स्क कहाँ पे है, मिन्स्क आपका कौन से वाला रीजन है, मिन्स्क आपका वो रीजन है बेलारूस में है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देन इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि डोनबास रीजन में दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये दोनों याद रखिएगा। फिर ये नीचे आपको क्रीमिया दिख रहा है, दिस इज़ द क्रीमिया वाला पोर्शन। क्रीमिया ऑलरेडी 2014 में ही उन्होंने कवर कर लिया था। यहाँ पे एक पोर्ट है, ये इस जगह पे, बिल्कुल इसी जगह है जहाँ पॉइंट मैंने बताया। इसको हम बोलते हैं सेवास्ता
पोल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, लोकेशन है, जो कि आप याद रखिएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू इन द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कल ज़रूर आई थी कि हमारे इंडिया के एक स्टूडेंट थे जो कि वहाँ पढ़ रहे थे, जिनके हु लॉस्ट हिज लाइफ इन दैट वॉर, एंड वो वाली बहुत काफ़ी ज़्यादा बुरा है। कोई बच्चा वहाँ पढ़ने गया है, उस तरीके से उसके माँ बाप किस तरीके से ये ट्रेजिडी झेल रहे होंगे, दैट इज़ समथिंग अनबियरेबल, दैट इज़ समथिंग। सो ये बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट को भी अपना स्टैंड अप थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। वॉर में कोई विनर होता नहीं है, वॉर में एक्चुअली ओनली देयर आर लूजर्स, है ना। तो वॉर में कोई विनर नहीं होता, यही चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज द थिंग। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ, जो ऑब्जेक्टिव्स आपको मदद करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स। तो टर्म स्टेट जो है अंडर आर्टिकल 12, इसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट इज द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड इज द म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। थर्ड इज एनी प्राइवेट एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। तो आपको बताना है कि इनमें से स्टेट का हिस्सा कौन सा है, ठीक है ना। इनमें से स्टेट का हिस्सा कौन सा है, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट कोड। फर्स्ट ए इज 1 ओनली, बी इज 1 and 2, सी इज 2 and 3, डी इज 1, 2 and 3, ठीक है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द स्टेट। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ नेशन स्टेट। आपको बताना है कि नेशन स्टेट को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है। ए, अ पॉलिटिकल एंटिटी, बी, एनी बॉडी दैट हैज कॉन्स्टिट्यूशन गवर्निंग इट, थर्ड इज अ नेशन विद अ लार्ज जियोग्राफिकल एक्सपेंस, या डी, अ लीगल और पॉलिटिकल एंटिटी विद विच इज ऑल्सो अ कल्चरल एंड सोशल एंटिटी। तो आपको बताना है कि नेशन स्टेट को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहला स्टेटमेंट है, अ बिल टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा है, अ प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द बिल विच अल्टर्स द बाउंड्रीज टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। मतलब प्रेसिडेंट जो है उस बिल को थोड़ा रेफर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को भी, फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज इन ए स्पेसिफाइड टाइम। सी, अ प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3 ओनली। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स, बट आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा और मुझे बताइएगा कितने आपने सही किए, ठीक है ना। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। हमने आपसे 1000 लाइक्स का जो टारगेट सेट किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आई hope you people will try to get us to that mark, and please do like the video again, okay। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो सवाल मैंने था पूछा था, स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं। ये तीनों चीज़ें ही स्टेट का पार्ट है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे एनी प्राइवेट एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर कोनोटेशन में बताया था कि एक प्राइवेट एजेंसी जो कि वर्क कर रही है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, वो भी एक स्टेट का ही हिस्सा है। लेट मी टेल यू क्लियरली, मोर क्लियरली क्या क्या आता है। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पूरी नोट बना रखी है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इसका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देन ऑल द लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड ऑल। Then all other authorities, that is statutory or non-statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc. है ना। अब LIC का एक बार देखना पड़ेगा जब IPO रिलीज हो जाएगा और ये बिक जाएगा, उसके बाद थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अलावा द स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल द एजेंसीज। यहाँ पे आपको और दिखा दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन ड मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो ये भी आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फिर दूसरा सवाल पूछा था मैंने कि नेशन स्टेट टर्म क्या होता है। तो नेशन स्टेट का आंसर तो डी हो जाएगा, इजी था। लीगल, पॉलिटिकल एंटिटी, कल्चरल, सोशल एंटिटी, ये इजी क्वेश्चन था। एंड तीसरा जो क्वेश्चन है इसका 1 and 2 तो सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ हैं उससे प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है। ही कैन आइदर एक्सेप्ट और ही कैन रिजेक्ट द व्यूज़ विच आर गिवन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है।
क्लाइमेट चेंज कैन बी डिवास्टेटिंग, व्हाट कैन बी द डैमेजेस टू इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ द राइज ऑफ टेम्परेचर। जो अभी राइजिंग टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे क्या क्या डैमेज इंडिया को हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, आपको बताना है। व्हाट कैन बी द डैमेजेस टू इंडिया इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज। कुल मिलाकर के आपको इसका आंसर लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पॉइंटर्स देने हैं। आई होप यू पीपल विल बी एबल टू गिव दैट, है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। पहली जो न्यूज़ आज के हम डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशन गंगा को लेकर के। आप सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड दिस ऑपरेशन गंगा एंड ऑपरेशन गंगा क्या है बेसिकली, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू हेल्प द स्ट्रैंडेड इंडियन नेशनल्स टू कम बैक टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने का जो प्रोग्राम है उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। तो ये रशियन यूक्रेनियन जो क्राइसिस चल रही है, इसमें इंडियन जो नेशनल्स हैं उनको, यूक्रेन से जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर ले आने का काम जो है ऑपरेशन गंगा के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो न्यूज़ है वो है ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग। यूक्रेन ने वहाँ पे केस फाइल किया है फॉर अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन फॉर कमिटिंग जीनोसाइड। तो क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, याद रखेगा, ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था जून 1945 में और इसको इस्टेब्लिश किया गया था चार्टर ऑफ द यूएन के थ्रू और ये अप्रैल 1946 से वर्किंग करना शुरू किया, ठीक है ना। अप्रैल 1946 से इसकी वर्किंग शुरू होती है। द कोर्ट इज द सक्सेसर टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इसके पहले जो कोर्ट था उसको परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बोलते हैं, उसका सक्सेसर है ये। एंड ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है उसको लीग ऑफ नेशंस, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी ना बॉडी, उसके थ्रू लाया गया था, ठीक है ना। इसका जो इनॉग्रल मतलब कि जो सिटिंग होता है वो पीस पैलेस हेग नीदरलैंड्स में हुआ था, जब प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की बात चल रही है उसको 1992 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया गया था यूएन के साथ, तो PCIJ को रिप्लेस किया गया ICJ के साथ, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ, ठीक है। और 1946 से इसकी वर्किंग शुरू होती है फाइनली। एंड जो इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं कि जो पहला केस था जो कि लाया गया था दैट वाज यूके अगेंस्ट अल्बानिया। तो पहला केस था ना ICJ में, तो यूके अगेंस्ट अल्बानिया का लाया गया था, है ना, इसको याद रखिएगा। कोरफू चैनल का केस था। कोरफू चैनल एक नैरो पास है बिटवीन द आइनियन सी एंड द ग्रीक आइलैंड ऑफ कोरफू एंड अल्बानिया। तो कोरफू अल्बानिया ग्रीक आइलैंड है उनके और आइनियन सी के बीच में कोरफू चैनल है, उसी का केस था जो यूके ने अल्बानिया के अगेंस्ट लेकर के आया था, ठीक है ना। पीस पैलेस हेग नीदरलैंड आपको पता है। 5 ऑर्गन है इसके, जनरल असेंबली, यूएन के जो अदर दूसरे ऑर्गन्स है यूएन का, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, बाकी के जो ऑर्गन्स है उनको जनरल असेंबली बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं और उसका सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता रहना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें, है ना। और बेसिकली इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है वो ICJ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। इंग्लिश और फ्रेंच ICJ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनको मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पे एक याद रखिएगा, ICJ गेट्स ज्यूरिसडिक्शन ओनली इफ बोथ पार्टीज कंसेंट टू इट, ठीक है ना। तो अगर दोनों पार्टीज की, ठीक है, कहाँ ICJ के माध्यम से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ही इसका ज्यूरिसडिक्शन लागू होता है। जजमेंट ऑफ ICJ इज फाइनल एंड टेक्निकली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू अ केस। याद रखिएगा, वैसे ही अगर कभी आपको UPSC लिखा दे दे कि जजमेंट ऑफ ICJ इज फाइनल एंड टेक्निकली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू अ केस, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। जरूरी नहीं कि वो फॉलो करें, देखो बाइंडिंग होता है। अब लेकिन कोई कंट्री चाइना जैसी हो तो वो नहीं मानेगी, कभी ना कभी वो नहीं मानेगी कि ठीक है हाँ मैं नहीं मानूंगा, लेकिन वैसे बाय टेक्निकल वो है कॉनोटेशन है इसका, वो यही है कि ICJ का जो जुरिसडिक्शन है वो तब लागू होता है जब बोथ पार्टीज कंसेंट टू इट एंड जजमेंट ऑफ द ICJ इज फाइनल एंड टेक्निकली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज विच आर पार्टीज टू अ केस, ठीक है ना। एंड ये आपको याद है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील वहाँ पे नहीं है। एंड ऑब्वियस से बात है, कई बार लोग कंट्रीज नहीं मानती हैं इनका ऑर्डर, लेकिन ये ऑर्डर बाइंडिंग होता है टेक्निकली। ICJ में 15 जजेस होते हैं जिनको 9 साल के टेन्योर के लिए, 9 ईयर्स टेन्योर के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन बोथ द बॉडीज। मतलब कि चाहे वो UNGA है चाहे सिक्योरिटी काउंसिल है, दोनों में उनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेने पड़ेंगे, है ना, तभी मल्टीपल राउंड ऑफ वोटिंग की जरूरत पड़ती कई बार। एंड जो बेसिकली
इसके अलावा और कोई ऐसा कोई खास फैक्ट नहीं है। इंडिया के कई कई लोग हैं जो आईसीजे के मेंबर रह चुके हैं। सर बेनेगल राव का नाम आपने सुना होगा, BN राव का नाम, बेनेगल नरसिम्हा राव है ना, BN राव का नाम, जो हमारे एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहना चाहिए, जिन्होंने ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका नाम था BN राव, सर BN राव। बहुत मतलब उनका नाम लोग जानते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जानते, बट ही इज़ द रियल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ दिस कंट्री, है ना, इज़ द रियल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ दिस कंट्री। आगे मूव करते हैं। आईसीसी के बारे में भी आपको बताता हूँ। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आईसीसी क्रिमिनल कोर्ट है। आईसीजे में देखो 193 मेंबर्स हैं, आईसीसी में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 105 मेंबर्स हैं। और ये जो आया था ना आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये रोम इंस्टीट्यूट के थ्रू आया था, रोमन इंस्टीट्यूट के थ्रू आया था। और रोम इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली वो 1998 में अडॉप्ट हुआ था और फोर्स में आया था 2002 से। तो 1998 में रोम इंस्टीट्यूट आया था आपका अडॉप्शन के उसमें, और 2002 में ये बेसिकली फोर्स में आया, ठीक है ना। आईसीसी जो देखता है वो क्रिमिनल मैटर्स को देखता है, विच आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, है ना, इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स, ठीक है ना, इन केसेस को देखता है। लेकिन कंडीशन क्या है, बोथ द कंट्रीज हैव टू बी अ मेंबर ऑफ दिस रोमन इंस्टीट्यूट। मतलब रोमन इंस्टीट्यूट को अगर आपने मतलब रेटिफाई किया है तो ही आपके केस आईसीसी के पास जाएंगे। मतलब यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द रोम इंस्टीट्यूट एज वेल। एंड रशिया यूक्रेन दोनों ही मेंबर नहीं है रोम इंस्टीट्यूट के, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अंदर एक प्रोसिक्यूटर 18 जज होते हैं, 9 साल का ये टर्म रहता है यहाँ पे भी, है ना, तो ये भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ों के बारे में देखा जो कि इंपॉर्टेंट थी। खार्किव मैंने आपको ऑलरेडी मैप में दिखा दिया है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट ऑफ द पेजेस, जहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स आए हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आया है वो है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कुकी इंसर्जेंसी इन मणिपुर। तो कुकी इंसर्जेंसी मणिपुर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। कुकीज़ हैं क्या? तो द कुकीज़ आर एथनिक ग्रुप, दे आर एथनिक ग्रुप इंक्लूडिंग मल्टीपल ट्राइब्स ओरिजिनली इनहैबिटिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न states of India such as Manipur, Mizoram and Assam, parts of Burma as well, and Sylhet district and Chittagong hill tracts of Bangladesh. तो कुकीज़ इन एरियाज में रहते हैं। बेसिकली दे आर एथनिक ग्रुप्स, दे आर एथनिक ग्रुप्स, कुकीज़ आर बेसिकली द एथनिक ग्रुप्स। एंड ओरिजिनली तो ये अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, अभी मेजरली जो है मणिपुर वाले रीजन में रहते हैं। दे आर मेजरली लिविंग इन द मणिपुर रीजन, ठीक है ना। कुकीज़ नॉट अ टर्म कॉइंड बाय एथनिक ग्रुप itself, that the tribes associated with it came to be generically called कुकी अंडर colonial rule। तो ये एक कुकी जो टर्म है, इट्स नॉट बाय द एथनिक ट्राइबल ग्रुप itself। मतलब ये जो टर्म है ये कुकी एथनिक ट्राइबल ग्रुप itself के द्वारा नहीं यूज़ किया जाता है, बट ये एक्चुअली जो टर्म था ये कॉलोनियल रूल के टाइम पे आया था, विच केम टू बी जेनरिकली कॉल्ड एज कुकी। एंड ये उस टाइम का जो टर्म है कॉलोनियल रूल पे इनको अटैच किया गया था। मणिपुर में वेरियस कुकी ट्राइब्स दे लिव इन द हिल रीजन्स। बेसिकली जो कुकी ट्राइब्स हैं मणिपुर में वो हिल रीजन्स में रहते हैं, and they make up to 30% of the total population. The 30% of the population is कुकी पॉपुलेशन, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको बता दूं कि द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज मेनली मेड अप ऑफ 2 अदर एथनिक ग्रुप्स। 2 और एथनिक ग्रुप्स हैं जिसमें मीतीज आते हैं, मीतीज जो कि नॉन ट्राइबल वैष्णवाइट हिंदूज हैं, बेसिकली दैट इज द थिंग। एंड नागा ट्राइब्स हैं इसके अलावा, ठीक है ना। तो कुकी हो गया, मीतीज हो गए और नागा ट्राइब्स हो गए। 3 बेसिकली ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे मेजरली मणिपुर की पॉपुलेशन को बनाते हैं। मैंने आपको कुकीज़ का बता दिया। देन मीतीज हैं विच आर द नॉन ट्राइबल वैष्णवाइट हिंदूज। एंड इसके अलावा तीसरे हैं नागा ट्राइब्स, है ना। और कुकी और नागा ट्राइब्स के बीच में थोड़ा इश्यूज चलते रहते हैं, याद रखिएगा, कुकी और नागा ट्राइब्स के बीच में इश्यूज चलते रहते हैं। एंड कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन किया 2005 में आर्मी के साथ। एंड इसके बाद 2008 में दे ऑल्सो इंटर्ड इनटू अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड यूपीए लेड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, है ना। तो ये बेसिकली 2005 और 2008 की बात है जब उन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन और एक एग्रीमेंट साइन किया था इन ऑर्डर टू स्टॉप देयर इंसर्जेंसीज एंड ऑल, है ना। इसके अलावा इशू जो मेजरली है वो क्या है? इशू मेजरली एक अफ्स्पा का इशू है। सबसे बड़ा एक इशू जो है अफ्स्पा का, जब 1958 में लाया गया, इसके बाद जब इसको
क्या हुआ, मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया 1980 में, है ना। द मणिपुर वॉज सेट टू बी अ डिस्टर्ब्ड एरिया इन 1980s, एंड उसके बाद थोड़ा सा इशू शुरू हुआ क्योंकि अफ्स्पा के पास आपको पता है आर्मी को अनलिमिटेड पावर्स मिल जाती हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई द फर्स्ट इट स्टार्टेड। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इनका जो इशू चलता है विद द नागा ग्रुप के साथ भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी चलता रहता है, ठीक है ना। एंड फिर कुकीज़ थे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग, चूँकि जो मणिपुर वाला रीजन था पहले एक प्रिंसली स्टेट था, है ना, प्रिंसली स्टेट था, तो और वहाँ पे कई बार सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी डिमांड्स चल चुकी है कुकीज़ के द्वारा कि दे वांट ड्रीम लैंड ऑफ कुकी लैंड की डिमांड करते हैं वो लोग, कुकी लैंड की डिमांड, ठीक है ना। एंड इंटर कम्युनिटी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, द सेकंड रीजन फॉर इंसर्जेंसीज इंटर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट जो कुकीज़ और नागाज के बीच में होता है, जो कुकी और नागा के बीच में होता है मणिपुर में, है ना, ये आपको बता दूँ। एंड द कुकी नागा कन्फ्लिक्ट जो थे वो 1990s में और ज़्यादा बढ़ गए, जिसके बाद कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसका आर्म्ड विंग कुकी नेशनल आर्मी बनाई गई, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुकी लैंड की वो डिमांड करते हैं, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। बिग ऑयल एमएनसीज आर एग्जिटिंग रशिया, तो अब ये तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता ही होना चाहिए कि जो ब्रिटिश की जो कई एनर्जी कंपनीज एंड ऑल दे आर एग्जिटिंग रशिया, एंड इससे काफ़ी नुकसान इकोनॉमिकली, ऑथर का कुल मिला के ये कहना है कि ऐसा नहीं कि रशिया का नुकसान नहीं होगा, इकोनॉमिकली नुकसान होगा, और रूबल की जो वैल्यू डॉलर के समक्ष गिरती जा रही है, आप देख रहे होंगे, दैट इज़ वन ऑफ द आउटकम ऑफ दिस रेबेलियन ओनली। तो ये जो उन्होंने अटैक किया इसका ही रीज़न है कि क्यों इस तरीके से रशिया की जो करेंसी है उसका पूरा डाउनफॉल चल रहा है, और धीरे धीरे इकॉनमी गिरेगी, ऐसा तो है नहीं कि वो इकॉनमी नहीं गिरेगी, है ना। तो इकॉनमी तो गिरेगी ही, इतने सारे स्विफ्ट का ट्रांजैक्शन बंद है, आपका वो बंद है ना। So that is the thing which is important. Investments via P note drops to 87,989 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू है वो कम हो गया है। अब पी नोट्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, ठीक है ना। एंड पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक एंटिटी कहलाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक एंटिटी क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या करते, ये कौन होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता क्या है। एक ऐसा इन्वेस्टर या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड जो कि उस कंट्री में रजिस्टर्ड हो विच इज़ आउटसाइड ऑफ द वन इन विच इट इज़ इन्वेस्टिंग। मतलब कि सपोज करो अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना है, सपोज इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना है, तो ये जो आपके ये है ना FII, ये रजिस्टर्ड होंगे अमेरिका में। सपोज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो इनका रजिस्ट्रेशन होगा अमेरिका में, तो ये दूसरी जगह रजिस्टर्ड रहते हैं। दे आर बेसिकली इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड रहते हैं आउटसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड ऑफ द वन इन विच इट इज़ इन्वेस्टिंग। तो जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहाँ से अब होता क्या है, जैसे मान लो, देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ इसका फंडा कैसे चलता है। पार्टिसिपेटरी नोट एक तरीके से पेपर में लिखा हुआ रहता है, पेपर में लिखा हुआ ही रहता है कि जैसे, अब इसमें चलता कैसे, तो ध्यान से देखना, ये कोई कंट्री है A, ये कोई कंट्री है B, ठीक है। ए कंट्री में ये आपका FII हो गया, एक FII हो गया, वो A कंट्री में है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, वो B कंट्री में करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा X, सपोज करो X नाम का एक व्यक्ति है जो कि इसके पास आया, इस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास आया। द पर्सन कम्स टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड इसने ये कहेगा कि मुझे ये जो B वाली कंट्री है यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए लगाने हैं, 1,000 करोड़ रुपए मुझे लगाने हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो FII है ना, वो यहाँ के जो अलग अलग शेयर्स हैं, अलग अलग जो बैंक्स हैं, उनकी मदद से 1,000 करोड़ रुपए का एक पोर्टफोलियो बना करके इस व्यक्ति को दे देगा। यहाँ के जो लोग हैं उनको इसके बारे में नहीं पता, ठीक है ना, इस इन्वेस्टर के बारे में नहीं पता। उनको क्या पता, उनको तो ये पता है, ये FII के बारे में पता है। तो ये जो पार्टिसिपेटरी नोट होते हैं, जो P नोट्स होते हैं ना, ये एनोनिमिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, overseas investors who wish to be part of the Indian stock market without registering themselves directly। मतलब ऐसा कोई इन्वेस्टर जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में आना भी चाहता है बिना खुद को रजिस्टर करवाए, ऐसा व्यक्ति FIIs के माध्यम से रजिस्टर करता। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये FII था, कहाँ था, A कंट्री में था, B कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे X इन्वेस्टर है, वो F के पास जाएगा, F B के पास इन्वेस्टमेंट कर देगा, और
इसको एक पेपर दे देगा कि भैया आपने इतना इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो इसका पूरा एक्स का पूरा ट्रांजैक्शन एफ के साथ रहेगा, एफ का ट्रांजैक्शन बी के साथ रहेगा, लेकिन बी को एफ के बारे में तो नहीं पता चलेगा ना, बी विल नॉट नो अबाउट एफ। तो कुल मिलाकर के आपको समझ आया कि एफ जो है उसकी एनोनिमिटी भी मेंटेन रह गई और उसने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, उसका पार्ट भी बन गया। तो ये जो मेथड होता है ये पार्टिसिपेटरी नोट कहलाता है ना। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से जो आपका व्हीकल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे वही चीज़ बताई कि सेमीकंडक्टर्स का जो है उससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो सेमीकंडक्टर्स की कमी भी काफ़ी ज़्यादा है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। डाउट्स ओवर डिफेंस सप्लाईज टू इंडिया, ऑब्वियस सी बात है रशिया ने जो अटैक बढ़ा दिए हैं उस कारण से अब कैसे वो सप्लाई कर पाएंगे S-400 के एंड ऑल, ये एक बड़ा डाउट है। नेवी को 2 फ्रिगेट्स भी वो ट्रांसफर करने वाले थे, उसका भी ऊपर भी डाउट है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो वॉर में चल रहे हैं और इतना। और इसके अलावा काटसा जो है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, अब उसका भी थोड़ा जो पहले वेवर मिल रहा था अमेरिका की तरफ से, अब बहुत मुश्किल है कि वो वेवर मिले, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो वेव ऑफ करेंगे, तो that can be a bigger challenge to that. यूक्रेन वॉर एंड द स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यहाँ पे ऑथर ने वही जो रोज हम आर्टिकल में डिस्कस करते हैं वही डिस्कस किया है। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि इंडिया चाइना का जब वॉर हुआ था उसकी डिटेल्स आज तक नहीं पता चली है। एक हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट है, याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट। अगर कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो केवल इतना पूछेगा कि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट इनमें से किससे रिलेटेड है। याद रखिएगा इंडिया चाइना वॉर जो 1962 का वॉर था उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट उसी से रिलेटेड, इसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, ठीक है। ऑथर ने बोला कि ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है, तो अगर रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया इस तरीके से तो एक बहुत ही गलत चीज़ है। एंड ऑब्वियस सी बात है दैट इज़ अ ब्रेक अवे फ्रॉम द इंटरनेशनल रूल्स। इंटरनेशनल रूल्स तो उन्होंने ब्रेक किया ही किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने जो बात बोली कि बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों को बैलेंस कर पाना, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो अपने बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं और रशिया के साथ हमने हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशंस देखे हैं, जिसमें कि 1971 का चाहे वो वॉर हो चाहे कुछ, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारी हेल्प भी की है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये जो पॉलिसी है प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉलो कर रही, यही नेहरूवियन पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की। दिस इज द क्लासिकल नेहरूवियन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और एक बहुत अच्छी लाइन ऑथर यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही प्रॉपर लाइन है, देखो यहाँ पे, The only lasting principle in foreign policy is the principle of national interest. Only lasting principle in the foreign policy is the principle of national interest. तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, ये सब सारी चीज़ों को ओवर पावर कर देता है। मतलब कि ये सारी चीज़ों को ओवर पावर कर देता है, मतलब कि आपके क्या आप प्रिंसिपल लॉ है, क्या सही लॉ है, क्या गलत लॉ है, फिर वो कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द दिस पॉलिसी ऑफ मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एज वेल। तो यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू। एंड इंडिया को थोड़ा, हाँ, फ्यूचर में जिस तरह से अटैक बढ़ते जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि इंडिया अपने स्टैंड को रख पाएगी, ज़रूर चीज़ है। यहाँ पे कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 5 आपका असेसमेंट रिपोर्ट्स आई हैं। कई लोग कह रहे थे कि सर 6 आ गए, ऑब्वियस बात है 6 पूरी नहीं आई थी एक्चुअली। असेसमेंट रिपोर्ट 6 का पार्ट 1 अभी पहले आ गया था, अब असेसमेंट रिपोर्ट 6 का पार्ट 2 रिलीज़ किया गया है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली IPCC ने। तो ये चीज़ अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं। जो असेसमेंट रिपोर्ट है IPCC की ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की अब 6 रिपोर्ट्स आप ऐड कर लीजिए। अभी कल परसों ही उन्होंने अपना सेकंड पार्ट रिलीज़ किया है 6th असेसमेंट रिपोर्ट का, तो अब पूरी तरीके से वो रिपोर्ट आ गई है, तो अब इसको लिख सकते हैं आप लोग 6th असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। और ऑथर ने कहा कि देखो इंडिया 2070 तक अपना नेट कार्बन जीरो मिशन कर लेगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमने ये कहा कि 2030 तक हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी करने लगेंगे, लेकिन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। तो ऐसे में ऑथर ने एक चीज़ बताई है कि जो IPCC की रिपोर्ट है उसने एक जो ट्रेंड बताया उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, वेट बल्ब टेम्परेचर, AR6 में ही मेंशन है ये, वेट बल्ब टेम्परेचर। It is an index of the impact of heat and humidity combined. याद रखिएगा, and its impact on health. तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ द
combined effect of heat and humidity, combined impact of heat and humidity on the health, उसका इंडेक्स जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड इन द असेसमेंट रिपोर्ट। तो इसको लिख लीजिए, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, इंपैक्ट ऑफ द हीट एंड ह्यूमिडिटी कंबाइंड ऑन द हेल्थ, उसका इंडेक्स निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लखनऊ एंड पटना का जो टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर आया था वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड आया था। भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद का जो था दे वर एट रिस्क ऑफ रीचिंग वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 32 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी चीज़ें तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो आज मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा ना, तो उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर का जिक्र करिएगा। इसके अलावा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उससे हीट वेव्स एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ग्लोबल सी लेवल टेम्परेचर, सी लेवल जो राइज हो रहा है, ग्लोबल सी लेवल जो राइज हो रहा है, लाइकली टू राइज 44 to 76 सेंटीमीटर इन दिस सेंचुरी। बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, चाहे वो नॉर्मल कोस्टल लाइफ हो, कोस्टल एरियाज़ की जो लाइफ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्रीज देयर, है ना। एंड दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इकोनॉमिक कैलकुलेशन तो ऑब्वियस सी बात है, आप करके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान होगा, लेकिन जो दूसरे नुकसान है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। वल्नरेबल एरियाज़ के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।